हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी को पता होगा मैं अपने चैनल के ज़रिए जो आप सभी का जितना हो सकता है हेल्प करती हूँ। तो मैं अपने चैनल पे पहले एस्टेट का प्रिपरेशन करा रही थी, देन एस्टेट के जो भी अपडेट थे वो मैं आपको बताती थी। तो देखिए अभी सबसे बड़ा बिहार का अपडेट ये है कि बिहार में एचएम का जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया है, यानी हेड मास्टर का। और आप सभी अगर नहीं भरे हैं तो भर लीजिए। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितना उसमें एज चाहिए, क्या सैलरी है, हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आपको। मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है वीडियो बना के, तो आप नहीं देखें तो एक बार पहले तो आप जाके वो देख लें, फिर फॉर्म भर लीजिए। और प्रिपरेशन कराने के लिए मैं आपको हूँ। तो मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एचएम में। टोटल 150 के क्वेश्चन होंगे। तो अभी मैं 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ में उसका आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सब्सक्राइब करने इसलिए बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जैसे ही मैं डालूँगी, जो वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा आप देखो, आपकी मर्जी। और अगर पसंद आता है तो लाइक करो। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो देखिए विष्णु, कृष्ण, इंद्र और ब्रह्म, इनमें से कौन हमारे वैदिक देवता नहीं हैं पूछ रहा है। तो जो कृष्ण हैं वो वैदिक देवता नहीं है। देखिए कृष्ण जो है वो वैदिक देवता नहीं है। इंद्र, ब्रह्म और विष्णु आदि देवताओं का वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है, लेकिन कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला था? छंदोग्य उपनिषद में हुआ था, ठीक है। तो कृष्ण का जो है वो छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, जिसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की विषय वस्तु है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन, कर्मकांड, भक्ति या उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आंसर वो होगा 1 दर्शन। उपनिषदों का विषय वस्तु दर्शन है। उपनिषद हिंदू धर्म के क्या है? महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है और ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग है, जिसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषद की समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत हैं और उपनिषद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांत भी कहा जाता है। क्या उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा देखिए किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। देखिए इनका जन्म जो है गौतम बुद्ध का वो 563 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था। और शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण ही ये शाक्य मुनि कहलाए। और इनकी मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो ये भी पूछ सकता है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कौन जगह अगर पूछेगा कि जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो इसका जो हो जाएगा देखिए वो आपका होगा कुशीनगर, ठीक है। मैं डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश। तो 4 का क्या होगा देखिए, तो मौर्य वंश के ठीक बाद जो है वो शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के बाद किसने किया था? शुंग वंश ने, ठीक है। शुंग वंश ने सत्ता को संभाली थी। शुंग वंश जो है प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। अंतिम मौर्य शासक कौन था बता सकते हैं आप? अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहदत्त था। बृहदत्त, स्केल को थोड़ा सा
फिर लिखना जब होगा। तो इनके जो अंतिम थे ये पूछता है बृहदत्त, ठीक है, अंतिम थे। तो अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति जो थे वो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की नींव डाली थी। तो नींव किसने डाली थी? तो इसका हो जाएगा पुष्यमित्र ने, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। शुंग वंश का शासक उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 112 वर्षों तक रहा था। कितना वर्षों तक? 112 वर्षों तक उसने शासन किया था, ठीक है। तो ये डिटेल में जानकारी था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 है, गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी जो है बोल रहा है शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, शातवाहन वंश या पुष्यभूति वंश। तो क्या हो जाएगा 5 का? देखिए इसका होगा 3, सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था, ठीक है। यह एक ब्राह्मण राजवंश था। गौतमी जो है वो वलश्री के नासिक शिलालेखों से यह जानकारी मिलती है कि उसने क्षत्रियों के अहंकार का मर्दन किया। उसके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाले क्षेत्र में उत्तर में मालवा तथा काठियार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला था। उसने क्या किया था? देखिए, त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन की उपाधि धारण की थी, ठीक है। त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये तो डेफिनेटली आपको पता है नो। तो देखिए इसका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान आपको पता ही है, फाहियान जो आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। फाहियान कौन थे? फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, यात्री थे और लेखक भी थे, जो 399 ईस्वी से लेकर 412, ठीक है, ईस्वी तक भारत, श्रीलंका एवं नेपाल की यात्रा की थी। उसकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथ का संकलन करके उन्हें चीन ले जाना था। कहाँ ले जाना था? उसके यात्री के समय भारत में गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, का काल था और चीन में जिन राजवंश का शासन था, जिन राजवंश का, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था, तो क्या था? पहला है गाय, हिरण, हाथी, बाघ। तो इसका जो होगा बाघ। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल शासक का प्रतीक चिन्ह, चोल प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। दक्षिण भारत में पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है वो विजयालय ने की थी। किसने की थी बताओ? विजयालय। तो विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य जो है तिरुचिरापल्ली और तंजौर तक विस्तृत था। कहाँ तक था चोल साम्राज्य? आधुनिक कावेरी नदी घाटी, जो अभी जिसको कावेरी का बोलते हैं, घाटी से कोरोमंडल और तिरुचिरापल्ली एवं तंजौर तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था, क्या नाम था? तो इसका होगा समाहर्ता। क्या नाम था? समाहर्ता। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम समाहर्ता था। समाहर्ता का अर्थ है
क्या अर्थ होता है? समस्त क्षेत्रों से राजस्व वसूल करने वाले को बोलते हैं, जो सभी क्षेत्र से राजस्व को वसूल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था? तो इसका क्या आंसर होगा? हुमायूं एवं अकबर। हुमायूं एवं अकबर ये दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का क्या था? शासन था। मुगल शासक हुमायूं और अकबर के मध्यवर्ती काल में था। शेर शाह का महान अफगान शासक था। शेर शाह कौन थे? महान अफगान शासक थे, जिनका शासनकाल कब से कब तक था? 1540 से 1545 तक था। किनका? शेर शाह का शासनकाल। जबकि हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1556 था हुमायूं का। ठीक है, 1556 तक। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605। ठीक है, तो 1605 इसका था। इस प्रकार शेरशाह का शासन इन दोनों मुगल शासकों के मध्यकाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं चंदेली का युद्ध, हल्दी घाटी का, खानवा का, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि इसका आप जानते ही हो, खानवा का हो जाएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध को हम खानवा का युद्ध कहते हैं। देखिए, जो कब हुआ था? 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा अंततः पराजित हुआ। खानवा का युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ना टोटल इसमें आप जानते ही हो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, बट वन वीडियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आप कमेंट में करो कि हाँ मैम 100 क्वेश्चन एक बार कराना है, तो मैं एक बार कराऊंगी, बट अभी जो है मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक क्वेश्चन में करीबन 5-6 क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं डिटेल में बता रही हूँ आपको। ठीक है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो बताइए क्या था? सूर्य सेन। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम सूर्य सेन था। सूर्य सेन जो है 1894 से 1934 था इनका। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। ये नेशनल हाई स्कूल रंगपुर में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। कहाँ पे थे? रंगपुर में। ठीक है, रंगपुर में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। लोग प्यार से उन्हें मास्टर दा के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कब हुई, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, पुणे में, बम्बई में, अहमदाबाद में। तो इसका जो आंसर होगा ये 3 होगा, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो देखिए, कुल जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो W.C. बनर्जी ने की थी। स्थापना के समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो देखिए, एक क्वेश्चन में मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालिक वाइसराय थे, तो कौन थे तत्कालिक वाइसराय? तो इसका होगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। जब अभी मैंने आपको बताया कि कब हुआ था इसकी स्थापना, 28 दिसंबर, ठीक है,
1885 को के समय भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बनकर आया था और वह कब तक रहा था? 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय रहा। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1885 से 86 इसी समय में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो इसका आपको सही क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज और अंत में फ्रांसीसी। तो इसमें आपको ईस्वी अगर मिल जाए तो नेले पे दैला हो जाएगा। देखिए, पुर्तगाली जो है वो 1498 ईस्वी में आए थे, डच 1605 में आए थे, अंग्रेज 1613 में आए थे और फ्रांसीसी जो है वो 1664 ईस्वी में आए थे। तो यही है सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो बनाई गई समिति का क्या नाम था? तो इसका जानते होंगे आप सभी, हंटर कमीशन नाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम हंटर कमेटी था। इस समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा कब किया गया था? 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1919 को की गई थी। लॉर्ड हंटर को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। देश भर में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन हुआ था उससे विवश होकर अंग्रेज सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 8 सदस्यों वाली इस समिति में 5 अंग्रेज लॉर्ड हंटर, जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ तथा 3 भारतीय सदस्य सर चिमनलाता और जो सितलवार साहेबजादा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। यानी 3 भारतीयों को रखा गया था, बाकी सब अंग्रेज थे, ठीक है, अपने हक में फैसला चाहिए था उनको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा और आप अपडेट के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।